Hello and welcome to our channel Kota Career Point. This is Mahendra Singh Naruka, Faculty of Social Science. In this video, I am going to explain two empires that lies in South India. One is Vijayanagar Empire and another is Bahmani Empire. After that, I will come to the one religion, Sikhism, how Sikhism was evolved and developed. So under that, we will discuss about Guru Nanak Dev. So video is going to be very interesting. Keep watching this video till the last minute. Vijayanagar Empire. This empire existed from 1336 to 1426. As you can see in this image, इस इमेज में आप देख सकते हैं the portion below the green one, this region, ये जो रीजन है ऑरेंज रंग का, सैफरन कलर का यानी केसरिया रंग का जो रीजन है, that region is termed as Vijayanagar Empire. This was very big in the medieval history of India. So let's discuss about the Vijayanagar Empire. This existed for nearly about 100 years. So the first starting point is belonging to the founder. इस डायनेस्टी का, इस एम्पायर का फाउंडर कौन था? फाउंडर की हम बात करते हैं तो इसके फाउंडर दो भाई थे, हरियर एंड बुक्का. टू ब्रदर्स वर इट्स फाउंडर. हरियर और बुक्का, ये दोनों भाई इस डायनेस्टी के फाउंडर थे. बेसिकली देखिए, संगम के 5 सन्स थे और उनमें से दो काफ़ी पॉपुलर थे. बेसिकली संगम हैड 5 सन्स. आउट ऑफ दिस 5 सन्स हरियर एंड बुक्का वर फेमस. और हरियर और बुक्का के बारे में ऐसा कहा जाता है, दे वर द लॉर्ड्स ऑफ काकातियाज ऑफ वारंगल. यानी वारंगल के जो काकातियाज थे, अभी काकातियाज एक डायनेस्टी हुआ करती थी हिस्ट्री के अंदर. काकातियाज वर द डायनेस्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और इनका रीजन जो है काकातियाज का, ये वाला रीजन हुआ करता था. तो एक काकातियाज के अंदर वारंगल के काकातियाज के लॉर्ड्स हुआ करते थे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये लॉर्ड्स ऑफ काकातियाज का क्या मतलब है. इसका अर्थ ये है कि ये लोग जो है सामंत थे. बाय नेचर दे वर कॉल्ड एरिस्टोक्रेट्स, लॉर्ड्स, सरदार थे अंडर द काकातियाज. तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का, रूलिंग का अच्छा नॉलेज था. एनीवेज, आगे हम डिस्कस करते हैं कि विजयनगर किंगडम कहाँ पर बसाया गया था. ये तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ साइड के ऊपर इन्हें बसाया जाता. तुंगभद्रा रिवर, उसके नॉर्दर्न, तुंगभद्रा रिवर जो है दैट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका. तो उसके नॉर्थ साइड की तरफ उसमें इन्होंने इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी. यानी कि शुरुआती रीजन जो है इनका, ये बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था. आप समझिए क्यों लिमिटेड हुआ करता. लगभग ये वाला जो हिस्सा है, सिर्फ इतना सा ही हिस्सा क्या हुआ करता था, इनके कंट्रोल में आया करता था. लेटर इन्होंने एक्सपांशन भी कर दिया था. खैर, आगे बात करते हैं. आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ काम्पिली स्टेट, मोहम्मद तुगलक हैड इम्प्रिजन्ड बोथ दिस ब्रदर. यानी कि ये जो यहाँ पर एक काम्पिली स्टेट है कर्नाटक के अंदर, उस काम्पिली स्टेट का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है. काम्पिली स्टेट का डिस्ट्रक्शन होना और मोहम्मद तुगलक, ये वो टाइम था जब तुगलक डायनेस्टी दिल्ली में राज कर रही थी. यहाँ सेंटर के अंदर कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी. तुगलक डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक. तो तुगलक ने इन दोनों भाइयों को इम्प्रिजेंट कर दिया. मोहम्मद बिन तुगलक इम्प्रिजेंट बोथ दिस ब्रदर्स. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है. हावेवर दे वर रिलीज्ड लेटर. फिर जब वो वापस आते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ गुरु विद्यारण्य, हरियर और बुक्का वर प्यूरिफाइड. उनकी शुद्धि होती है, उन्हें नॉलेज हासिल होता है और दे इस्टेब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर किंगडम की इन्होंने स्थापना
कर दी होती है बाद में। इट इज़ जस्ट लाइक विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त इस्टाब्लिश्ड इंडिया, कंप्लीट इंडिया। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद में विजयनगर एम्पायर जो है आज के टाइम में ये हम्पी नाम के रिमेन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, विच हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन साइट। आप देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज में ये रिमेन्स ऑफ हम्पी है। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर रखा है, यानी कि विश्व धरोहर सूची के अंदर इसे एनलिस्ट किया गया है। ये एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी इनकी, विजयनगर की। इस डायनेस्टी में सबसे पहले जो इसका रूलर था हरियर, रूल फ्रॉम 1336 टू 46, यानी 10 साल के टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया। ही वॉज एंथ्रोन्ड इन 1336 ही। इन्होंने एंटायर होयसल रीजन को विजयनगर में मिला लिया था। होयसल रीजन इन द सेंस मिडिवल इंडिया में देर वॉज अ डायनेस्टी कॉल्ड होयसालास। तो वो रीजन कौन सा था? वो रीजन ये वाला जो था उसे होयसल रीजन कहा जाता था। इस होयसल रीजन को हरियर ने अपने रीजन में मर्ज कर लिया था और उसके बाद में इसने विस्तार किया था। होयसल रीजन इंडियन हिस्ट्री के अंदर आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन, इसके अलावा सोशल मूवमेंट्स, इन सब के लिए काफ़ी पॉपुलर है। हाउएवर हमारे सिलेबस में होयसल रीजन या होयसल के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती है, बिकॉज ऑफ कि इससे सिलेबस काफ़ी लेंदी हो सकता है, इसीलिए होयसल रीजन्स को छोड़ा जाता है। इसके बाद में इसका छोटा भाई बुक्का वो रूलर बनता है। बुक्का रूल फ्रॉम 1346 टू 77, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 31 ईयर्स तक रूल करता है और इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी हद तक बढ़ाया था। कंप्लीट साउथ इंडिया इसके टाइम पर हो चुका था। यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पर ये जो एनसर्कल किया हुआ विजयनगर को मैसूर से, यहाँ पर हरियर ने एक्सटेंड किया था और उसके बाद जो एंटायर साउथ इंडिया है यानी श्रीलंका तक ले जाकर इस वाले रीजन तक बुक्का जो कि हरियर का भाई था, हरियर ब्रदर ऑफ हरियर, उसी की मदद से उसने एक्सटेंड किया था। इसके बाद में बुक्का के ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट रूलर बनता है हरियर सेकेंड, जो कि रूल करता है 1377 से लेकर 1406 तक। इसने मुस्लिम रूलर्स जो थे उनसे लोहा लिया। ही फाउट विथ मुस्लिम रूलर्स। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ विरूपाक्ष फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी कि भगवान शिव के विरूपाक्ष अवतार के ये काफ़ी बड़े भक्त थे और इन्होंने इनकी वर्शिपिंग की थी। इन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी हद तक एक्सपांड किया था विच इंक्लूडेड मैसूर, वानारा, त्रिचिनापली एंड कांचीपुरम। मतलब ये बहुत हद तक साउथ इंडिया अपने एंट्राइस में ले चुके थे। हरिहर सेकेंड की तरह ही देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 के बीच में ही गेंड द टाइटल गज बेटकार, ही डिफीटेड द बाहमनी सुल्तान्स, यानी कि जो बाहमनी के सुल्तान्स थे उनको इसने डिफीट किया था, हरा दिया था। बाहमनी किंग्स वर डिफीटेड बाय हिम। फिर है बुक्का का सन जो है उसका बेटा देवराय सेकेंड। ही गेंड द टाइटल गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ये हाथियों का शिकार करता था एंड दैट्स व्हाई ही गॉट द टाइटल गजबेटकर। फाइनली बाहमनी एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए इसने अपनी आर्मी के अंदर
मुस्लिम युवकों को भर्ती किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज आर्मी ही टेकन मुस्लिम soldiers so as to fight with the Bahmani Empire. Italian traveler Niccolo di Conti and Persian ambassador Abdul Razak visited Vijayanagar during this period. यानी कि इटली का एक यात्री निकोलो डी कॉन्टी और पर्शिया का एक राजदूत अब्दुल रजाक ये विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करते हैं देवराय सेकंड के समय में। उसके समय में साम्राज्य जो है सीलोन यानी श्रीलंका तक फैला हुआ था। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर्स जो थे मल्लिका अर्जुन एंड विरूपाक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट, बाहमनी एम्पायर। बाहमनी एम्पायर इंडियन हिस्ट्री की में काफ़ी महत्व रखता है। इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है वो 1326 शुरू होकर चलता है 1476 तक। काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक ये रूल करते हैं। इंडियन मैप में आप देखिए इस डायनेस्टी का और विजयनगर डायनेस्टी का दोनों का एम्पायर सेम सा ही था। दोनों की बाउंड्रीज काफ़ी मिलती है। एक जो ग्रीन कलर जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इंडिया की इस इमेज में आपको दो एम्पायर कंपैरेटिवली दिखाए गए हैं। जो केसरिया कलर में है दैट इज़ ऑफ विजयनगर एंड द वन विच इज़ इन ग्रीन कलर वो है बाहमनी एम्पायर। बाहमनी एम्पायर की प्लेसेस आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दौलताबाद, बीजापुर, वारंगल, गोलकोंडा एंड हैदराबाद, ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। लेटर वो उससे डिवाइड हो जाती है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाते हैं। तो चलिए बाहमनी एम्पायर के बारे में हम डीपली इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। फाउंडर के बारे में, फाउंडर जो है मोहम्मद तुगलक, जो कि उस समय तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा था, तो उसका एक ऑफिसर था, अधिकारी था हसन शाह या जफ़र शाह, बोथ द नेम ऑफ सेम पर्सन। बेसिकली यू नो हसन ऑब्टेन्ड द फेवर ऑफ अमीर्स ऑफ साउथ। जो साउथ के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, अमीर्स का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट्स, तो उनका उसने समर्थन हासिल किया और उसने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। एक चीज़ और मदद करती है उसके एम्पायर इस्टेब्लिश करने में, एंड दैट इज़ ही गेन्ड द एडवांटेज ऑफ रिवोल्ट स्प्रेड अगेंस्ट द तुगलक। जो कि साउथ वाले हिस्से में तुगलक के खिलाफ विद्रोही गतिविधियां चल रही थी, रिवोल्टिंग एक्टिविटीज़ चल रही थी। उस रिवोल्टिंग एक्टिविटीज़ को इसने बहुत अच्छे से इसने फ़ायदा उठाया और बाहमनी एम्पायर की स्थापना कर दी इसने। इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। एक पर्शियन वॉरियर था जिसका नाम था बाहमन, एक फारसी योद्धा था कॉल्ड बाहमन, तो उसी का एक वंशज था हसन शाह। हसन शाह गेंड द टाइटल जिसे कहा जाता है अलाउद्दीन बाहमन शाह। ये 1 मार्क के व्यू पॉइंट से वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जब उसकी मृत्यु हुई एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1358 में, तो उसका एम्पायर जो है वो नॉर्थ से साउथ में पेनगंगा से लेकर कृष्णा रिवर तक, पेनगंगा महाराष्ट्र की एक इम्पोर्टेंट नदी है, और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में गोवा से लेकर भुवनगिर तक। भुवनगिर जो है आज के समय में भुवनगिरी कहलाता है, तेलंगाना के अंदर एक प्लेस है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, भुवनगिर आज के समय में भुवनगिरी कहलाता है एंड इट इज़ इन द तेलंगाना स्टेट ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारत के आधुनिक भारत के तेलंगाना राज्य के अंदर भुवनगिर नाम की जगह है। तो इस तरह से उसका एम्पायर एक्सटेंशन था। ये कब तक की बात है? ये हसन शाह के मरने तक की बात है, यानी एट द टाइम ऑफ हसन शाह's डेथ, और उसकी डेथ होती है 1358 में। वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट द बॉर्डर ऑफ विजयनगर
वॉज शेयर्ड बाय बाहमनी किंगडम। विजयनगर और बाहमनी किंगडम की बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयरिंग में थी। देयरफॉर बोथ ऑफ दिस किंगडम्स फॉट विथ ईच अदर। वैसे फाइट करने का एक बड़ा इश्यू ये था कि मुगदल फोर्ट और रायचूर फोर्ट, इन दोनों पर कौन अधिकार जमाएगा। सो मेन रीज़न वॉज अबाउट द कंट्रोल ऑन मुगदल फोर्ट एंड रायचूर फोर्ट। इन दोनों फोर्ट के ऊपर कंट्रोल करने को लेकर भी लड़ाई का एक रीज़न बनता है। ओके, नेक्स्ट, जो नाइन्थ सुल्तान होता, नाइन्थ बाहमनी सुल्तान, जिसका नाम होता अहमद। अहमद ने अपनी कैपिटल बिदार बना ली थी। इसका मतलब पहले कौन सी कैपिटल थी इनकी? पहले इनकी कैपिटल थी गुलबर्गा, मॉडर्न डे गुलबर्गा इन कर्नाटक स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो नवा सुल्तान था अहमद, उसने बिदर को अपनी कैपिटल बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है, जो कि पहले हुआ करती थी गुलबर्गा। इस रीजन के अंदर, कौन से रीजन में? बाहमनी एम्पायर का जो रीजन था, उस रीजन के अंदर क्या है कि सुन्नी मुसलमान ज़्यादा थे और शिया मुसलमान कम थे। तो जैसे शिया मुसलमान कम थे, तो उस वजह से क्या करता है ये, उस वजह से ये शिया मुसलमानों को विदेशों से मंगाता और उन्हें सेटल कराता है। सो ही सेटल्ड शिया मुस्लिम्स, ताकि शिया मुसलमानों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इस वजह से एक रिएक्शन देखने को मिलता है, सुन्नी मुसलमान बिकेम एंग्री। और सुन्नी मुसलमान कहाँ के? जो साउथ के थे और एबिसिनियाई थे, वो काफ़ी एंग्री हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, द 13th सुल्तान मोहम्मद थर्ड थोड़ा सनकी आदमी था। उसने अपने ही एक सेवक को, मोहम्मद गवाह जिसका नाम था, उसे फांसी दे देता है। ही हैड हैंग्ड हिज एम्प्लॉई मोहम्मद गवाह। अब ये होता ही है कि मोहम्मद गवाह की डेथ के बाद में बाहमनी किंगडम से लोगों का भरोसा उठ जाता है और उसके बाद में द किंगडम बिगेन टू डिक्लाइन, यानी कि ये जो राज्य है इसका अंत शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ लास्ट सुल्तान महमूद, यानी कि महमूद के राज के दौरान, ये कि आखिरी सुल्तान था महमूद, उसके राज के समय में किंगडम जो है 5 पार्ट्स में टूट चुका था। जैसा मैंने पहले आपको इमेज में बताया था, बरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, इसमें ये टूट जाता है। हालांकि उस प्लेसेस में 2 चीज़ें अलग थी। एक तो बरार की जगह पर तो था दौलताबाद, और इसके अलावा एक अहमदनगर की जगह था वारंगल। ये 2 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। इसके बाद में यहाँ के लोगों की स्थिति की बात की जाए, द पोजीशन ऑफ कॉमन पीपल, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ कॉमन मैन, तो वो कंडीशन जो है काफ़ी मेजरेबल थी, घटिया कंडीशंस थी, लोग गरीबी में जी रहे थे। और इसके बारे में हमारे को जानकारी एक हिस्टोरियंस देता है, रशियन हिस्टोरियन, रशियन ट्रेडर भी था वो, जिसका नाम था एथानीसियास निकितिन। वो ट्रेवल्ड थ्रू द बाहमनी किंगडम फॉर 4 ईयर्स, 1470 से लेकर 1474 तक ये रूल करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक रिलीजन है, दैट इज सिखिज्म, राइज ऑफ सिखिज्म, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली गुरु नानक देव, जो फाउंडर है इस डायनेस्टी के, सॉरी डायनेस्टी नहीं थी, ये रिलीजन था, इस रिलीजन के फाउंडर थे। इनका टाइम पीरियड 1469 से लेकर 1539 के बीच में था। बैकग्राउंड क्या था देखो, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 13th सेंचुरी, क्या होता है स्टूडेंट्स, शुरुआत के 13th सेंचुरी जो थी, उसके शुरुआत से ही मुस्लिम साम्राज्य भारत में इस्टाब्लिश होना शुरू हो चुका था। बात है 1206 से, 13th सेंचुरी चालू हो जाती है 1201 से, तो उसके स्टार्टिंग से ही मुस्लिम रूल इस्टाब्लिश होने लग जाता है। तो अब मुस्लिम रूल इस्टाब्लिश होता है तो डेफिनेट है कि वो उनका रिलीजन भी इस्टाब्लिश होगा। तो मुस्लिम रूलर्स ने क्या किया, दे गेव फर्स्ट क्लास स्टेटस टू मुस्लिम्स, और हिंदुओं को लास्ट स्टेटस दे दिया। तो ये इनटॉलरेंस पॉलिसी है,
इनटॉलरेंस पॉलिसी किसकी? मुस्लिम रूलर्स की है। तो स्ट्रगल्स बिगेन टू टेक प्लेस, यानी कि संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। स्ट्रगल्स बिटवीन मुसलमान, ये जो है स्ट्रगल होने शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम रूलर्स क्या करते हैं? टेम्पल्स को तो तोड़ देते हैं, मॉस्क्यूज बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं। ये एक आम घटना थी। दिस वाज अ कॉमन फेनोमिनन। तो एक एटमॉस्फेयर ऑफ इल टॉलरेंस, एटमॉस्फेयर ऑफ हेटर्ड स्टार्टेड टू डेवलप, यानी कि एक नफरत और दुर्भावना का जो माहौल था वो बनते जा रहा था। और ऐसे समय में गुरु नानक देव का जन्म होता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के नानकाना के तालवंडी नाम के गांव में जन्म होता है। बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे ये व्यक्ति, लेकिन इनके माता पिता ने इनका विवाह करवा दिया सुलखनी के साथ। नानक जो थे वो स्पिरिचुअलिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके थे, और इसके बाद में इन्होंने भाषण देने शुरू कर दिए कि सभी मनुष्यों की एक ही जात होती है, ऑल ह्यूमन्स आर ऑफ सेम कास्ट, कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता। इन्होंने ये भाषण जो है ट्रैवलिंग कर करके दिए। तो ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू टीच स्पिरिचुअलिज्म, जिसे उदासियाँ कहा जाता है। कीप रिमेंबर, इसे उदासियाँ कहा जाता है। किसे कहा जाता है उदासियाँ? इन्होंने जो भाषण दिए हैं उसे उदासियाँ कहा जाता है। जो ट्रैवलिंग्स इन्होंने की थी, दीज वर कॉल्ड उदासियाँ। गुरु नानक देव की टीचिंग्स क्या थी? एक तो थी बिलीफ इन वन गॉड, एक प्रभु में विश्वास रखो। इम्पोर्टेंस एंड वर्शिप ऑफ नेम, यानी कि नाम का महत्व हो, नाम की पूजा हो। फिर ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की महानता वगैरह, ऐसी इन्होंने चीज़ें बताई थी। ही गेव स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्योर एक्शंस रेदर देन कलर ऑफ मैन। कहते थे कि इंसान के शुद्ध कर्म सबसे महत्व रखते हैं, ना कि उसका त्वचा का रंग। इन्होंने सोशल रिफॉर्म के कार्य किए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाकर। क्या कहते हैं कि कास्ट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। जाति कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखते हैं तो कर्म। आपको अपनी जाति से नहीं पहचाना जाएगा, आपको तो अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। ये इनकी टीचिंग्स थी। इनके इम्पोर्टेंट कंपोजिशंस की बात करें जो इन्होंने लिखे हैं, एक तो है जपू जी, आरती, रहीराम, बारामह, वरिस इम्पोर्टेंट कंपोजिशंस। एक चीज़ है कि इन्होंने लिखे नहीं थे, इन्होंने ये ओरली बताए थे अपने स्टूडेंट्स को। इनके स्टूडेंट्स ने लिखे थे, इन्होंने नहीं लिखे थे। ही जस्ट मेंशन्ड एंड एक्सप्लेन्ड जपू जी, पट्टी, आरती, रहीराम, बारामह, ये इनके इम्पोर्टेंट कंपोजिशंस थे। सो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।